हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन प्रोकैरियोट्स तक पढ़ेंगे। एंड ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन सीरीज़ है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उठा के अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो आपको दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं सेल की बात करूँ कि सेल क्या है, बेसिकली हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मे बी प्रोबेबली फ्रॉम द एट्थ। हमें बताया जाता है कि सेल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है, ठीक है, जो हमारे क्या पूरे शरीर को बनाता है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है, ठीक है, ये हमने बेसिक्स पढ़ा हुआ है। So basically, unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, सिर्फ उनमें एक ही सेल होता है। अपन तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स मिलके हम लोग अ, बने हैं। लेकिन हमारे अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, बायोस्फीयर में, जहाँ पर आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने सारे काम करने में सक्षम रहते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, और सारे एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं वो लाइफ के, जैसे कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो सब एक ही सेल में वो कर सकते हैं। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. सेल के अलावा, मतलब सेल में से अगर मैं यहाँ से कोई भी एक चीज़ यहाँ से हटा दूँ, तो वो सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है? सारी ऑर्गेनेलीज़ का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। Hence, जो बेसिक ऑर्गेनेलीज़ हैं वो। Hence, cell is the fundamental structural and the functional unit of the living organism. Now, very important point, ठीक है, स्टार्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल, ठीक है। आपके जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, उन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को डिस्क्राइब किया था। ये याद रखना, लाइव सेल को मैं इसलिए सर्कल कर रही हूँ, स्क्वायर रेक्टेंगल मार्क कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में यहाँ पर डेड सेल भी लिखकर आ जाता है, ठीक है, या यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम बदल देते हैं। आपको ये मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ, दूसरे साइंटिस्ट का नाम इसी लाइन में, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये जो सेल चैप्टर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ इसी चैप्टर के लिए चैप्टर में से कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको एनसीईआरटी की इसकी एक एक लाइन बहुत अच्छे से याद करके रखनी है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, उन्होंने लाइफ सेल डिस्क्राइब किया था, और रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होता गया और ज़्यादा माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट आने लग गए, तो हमारे और फर्दर जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स थी सेल्स की, वो हमें पता लगना चालू हो गई। ठीक, इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो लाइव सेल उन्होंने डिस्क्राइब किया था, और रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द सेल थ्योरी। यहाँ पर मैं आपको हर जगह हर स्लाइड पे एक ना एक ऐसी चीज़ बता ही दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर कई बार, मतलब ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इससे क्वेश्चन स्किप हो ही नहीं सकता। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ो। नाउ, 1838 में, आपको ये ईयर याद रखना है साइंटिस्ट के नेम के साथ। 1838 में हमारे 2 साइंटिस्ट थे, मतलब 1 साल पहले और 1 साल बाद, दैट इज 39 और 38, ठीक है। तो 38 में मैथिस चील्डन, ये कौन है? ये एक जर्मन बोटानिस्ट है, ठीक है। कौन है? जर्मन बोटानिस्ट है। इन्होंने एग्जामिन किया था बहुत सारे प्लांट्स को, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, ठीक है।
फिर उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो प्लांट्स है ना, ये भी आपके सेल से ही बने हुए होते हैं, अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है? जो कि आगे जाके टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर प्लांट्स बनाते हैं। ये प्लांट के बारे में किसने बताया? बोटेनिस्ट ने। ये बोटेनिस्ट कौन थे? मैथिस शील्डन 1838 में। अब सही 1 साल बाद आपके दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज़ थियोडोर श्वान। 1839 में ये एक ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट है जो कि जानवरों पर अपनी स्टडीज़ करते हैं। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने बताया उन्होंने पढ़ा अलग-अलग एनिमल सेल्स को और उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सेल है ना, एनिमल सेल, इनमें एक आउटर थिन लेयर प्रेज़ेंट है, जो कि आज के हम नाम जानते हैं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, सो ये बात किसने बताई? थियोडोर श्वान ने बताई। क्या? कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल में प्रेज़ेंट होती है। ठीक है? नाउ यही थियोडोर श्वान ही थे, उन्होंने प्लांट टिश्यूज़ को भी पढ़ा और उन्होंने ये बोला कि भाई प्लांट टिश्यूज़ में एक यूनिक फीचर होता है जो कि एनिमल में नहीं देखा जाता, वो ये है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट में देखने को मिलती है, प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, एनिमल में देखने को नहीं मिलती। किसने बताया ये? थियोडोर श्वान ने बताया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। थियोडोर श्वान ने 2 चीज़ें बताई, एक तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया एनिमल सेल्स को पढ़ के और उन्होंने ये बताया कि उसमें सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है, किसमें? प्लांट सेल्स में, ठीक है? और मार्टिस शील्डन 1838 में जर्मन बोटैनिस्ट थे जिन्होंने अपने जो प्लांट्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि हमारा जो प्लांट है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लेना। ठीक है, नाउ on the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of the animal and the plants are composed of cells and the product of cells. ठीक है, तो जो श्वान थे उनके हिसाब से उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। हाइपोथेसिस बेसिकली एक ऐसा थ्योरी का पार्ट है जहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता, जिसे आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, आगे जाके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप नहीं कर सकते हो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे प्रूफ। लेकिन जैसे-जैसे आप अगर आपकी साइंटिफिक मतलब जो चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी, तो आप उसको आगे जाके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी कर सकते हो कई हद तक, ठीक है? सो उस टाइम पर श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो एनिमल की बॉडी है और जो प्लांट्स की बॉडी है वो सेल से बनी है और सेल्स के प्रोडक्ट से बनी है। सेल्स के प्रोडक्ट मतलब 1 सेल 2 सेल में बना, फिर मल्टीपल सेल्स की ग्रोथ हुई, इस तरीके से। ठीक है? ये वाला पॉइंट जो है ये याद रखना। नाउ शील्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि मैम श्वान ने तो सब बताया फिर शील्डन का नाम क्यों आ रहा है? सो बेसिकली श्वान ने आपको सिर्फ इतना हाइपोथेसिस दी कि एनिमल और प्लांट्स के जो बॉडी है वो सेल्स से सेल्स के प्रोडक्ट से बनी है, लेकिन शीलन और श्वान ने पूरी एक सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल या सेल के प्रोडक्ट से और अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से आपकी प्लांट की और एनिमल की बॉडी बनती है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल जो हैं, ये नए सेल्स जो हैं, ये बनते कैसे हैं। अब इसी दौरान आते हैं आपके कुछ टाइम बाद रोडोल्फ विर्चॉ 1855 में, ये ईयर मार्क कर लेना, ठीक है? रोडोल्फ विर्चॉ 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रोडोल्फ विर्चॉ ही जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि आपकी ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं पुराने सेल्स से और नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? सो इस तरीके से हमारे नए सेल्स फॉर्म होते हैं। इसको उन्होंने बोला ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। ये बहुत फेमस लाइन है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है कि रोडोल्फ विर्चॉ का क्या कंट्रीब्यूशन था 1855 में।
ठीक है? ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस। अब उन्होंने क्या किया, शीलर और शॉन की जो सेल थ्योरी थी, उन्होंने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने ये बोला टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। अब हम किस तरीके से जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो कि आपके शीलन और शॉन दे चुके थे, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एंड सेकेंड पॉइंट क्या, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चाउ ने। तो ये पूरा का पूरा जो स्लाइड थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपने बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझी होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1838 में मैथ्यू शील्डन आए थे, जो कि जर्मन बोटानिस्ट थे। उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बोला कि भाई प्लांट जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बन के आपके प्लांट की बॉडी बनी है। फिर 1839 से ही एक साल बाद आपके श्वान आए, जिन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी करके ये बताया कि भाई इनके ऊपर एक सेल की कोई एक एनवेलप होती है, आउटर लेयर होती है, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यही जो श्वान थे, इन्होंने प्लांट्स को भी स्टडी किया और उन्होंने बोला कि प्लांट के सेल के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि उनके पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। श्वान ने इस इन्हीं दोनों चीज़ों के बेसिस पर ये हाइपोथेसिस दी कि भाई प्लांट और एनिमल की बॉडी जो है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनती है। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो शील्डन का था वो भी ऐड करके उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो सबसे पहला आपको एग्जाम में क्वेश्चन में एमसीक्यू का फर्स्ट ऑप्शन रुडोल्फ विर्चॉय दे देंगे, क्योंकि तुम लोग बोलोगे कि नहीं यार क्योंकि उन्होंने लास्ट में सही किया था। सो बेसिकली सेल फॉर्मुलेटेड फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी था। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। जो सेल थ्योरी था वो शील्डन शॉन ने ही फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, तो आपको हमेशा मार्क करना है शील्डन एंड शॉन। रोडोल्फ विर्चाउ ने सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन किया था उसमें। ठीक है, उन्होंने ऐड किया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। कब, 1855 में। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो वही वाली स्लाइड है। Skip. ओके, नाउ एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। ठीक है, सो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई ना। ये अभी वही वाला आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा है कि बेसिकली आप जब आप लोगों ने शायद 10th में या 8th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा ये, कि अनियन पील लिया होगा। ठीक है, उसको आप है ना आयोडीन सोल्यूशन में डाल के रखते हो और फिर उसके बाद आप उसको देखते हो, चेक करते हो तो माइक्रोस्कोप में, तो आपको प्लांट के छोटे छोटे सेल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सो द अनियन सेल्स विच इज टिपिकली अ प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उसमें आपको एक सेल वॉल देखने को मिलेगी as its outer boundary just within the cell membrane. The cell wall of a human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूकैरियोट्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ना खराब हो रहा है, सो आवाज थोड़ी अजीब आ रही होगी। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो यूकैरियोटिक्स में आपके आ जाएंगे कौन से, एक तो प्लांट आ जाएगा और दूसरा आपके आ जाएंगे कौन से, एनिमल सेल्स। ठीक है, और यहाँ प्रोकैरियोटिक में आपके पास आ जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, सो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो गया। यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल। अब अगर अपन देखें, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, वहीं पे बैक्टीरिया में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। नाउ यूकैरियोटिक में बेसिकली ये डिवाइड कैसे हुए हैं, यहाँ पर आपके मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ एब्सेंट होगा तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो वो आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिल जाएगा। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, सो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया।
whereas cells that lack membrane nucleus membrane bound nucleus are called prokaryotic. ठीक है? In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix cytoplasm occupies the volume of the cell. अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपके राइबोसोम, ठीक है, एक सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम प्लस आपके योर साइटोप्लाज्म, ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ये दोनों ही आपको मिल जाएगा दोनों ही सेल्स में, दैट इज यूकैरियोट्स में भी एंड प्रोकैरियोट्स में भी। ठीक है? द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ना PYQ से उठ के आई है, तो बच्चों से मार्क कर लेना। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना। एरेना इज बेसिकली एरिया जहाँ पर सेल्यूलर एक्टिविटी होती है। जितनी भी सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटी है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस, आपका आरएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें कहाँ होनी है? साइटोप्लाज्म में ही होना है। ठीक है? दोनों ही प्लांट्स और एनिमल सेल में। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बेसिकली मार्क कर लेना, पूछा जा चुका है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द लिविंग स्टेट। ठीक है, हमेशा सेल के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन चलती रहती है। तुम लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये टर्म पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हमारे सेल्स के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम जो है अचीव नहीं होता। ठीक है, जिस दिन अचीव हो जाएगा उस दिन सारी रिएक्शंस ठप पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी एंड हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो हमारी इक्विलिब्रियम कभी रीच नहीं होती। सो वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इनटू द कीप टू द सेल इन लिविंग स्टेट। आई होप ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज। अलग अलग साइज, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सबसे छोटा सेल की अगर अपन बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है बेसिकली। ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, ये चीज याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि पेनिसिलिन से सेंसिटिव नहीं है। सो बेसिकली पेनिसिलिन क्या करता है, जो सेल वॉल होता है उसके उस पर अटैक करता है और बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सेल वॉल कंटेन नहीं करते एंड इसी वजह से पेनिसिलिन से वो सेंसिटिव नहीं रहते। नाउ द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल है ये भी याद रखना है, जिसका साइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ में। बाकी अगर अपन नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें तो वो 3 to 5 माइक्रोमीटर है। आई एम सो सॉरी यार, मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ओके, सो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही मतलब ये तो जीके वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये याद रखना। नर्व सेल्स जो है ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। ठीक है, अंतर है। सेल्स आर वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, वो आपके डिस्क शेप के हो सकते हैं, पॉलीगॉनल के हो सकते हैं, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर शेप के सभी। अमीबा भी क्या है, एक सेल ही तो है, इरेगुलर शेप। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म। ठीक है, उनका ये जो शेप है बेसिकली इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि कि वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। अब हमें मेन पार्ट करना है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ओके, सो लेट्स सी कितना अपन आज कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल आज कवर हो जाए। Okay, so the prokaryotic cells are represented by the bacteria blue green algae, ये याद रखना है, mycoplasma and PPLO। PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए बहुत जल्द, और इनमें ज़्यादा कोई ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए ये आपके यूकैरियोटिक सेल से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। इनका रेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। दे मे बी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनका फर्दर शेप और साइज बहुत अलग अलग वेराइटी में तुमको मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो बेसिक है आपके फोर शेप्स वो है बेसिलस, जिसको आप क्या बोलोगे, रॉड जैसे है। फोकस स्फेरिकल जैसे है, बॉल जैसे। विब्रियो कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल जैसे, ठीक है। The organization of the prokaryotic cells is fundamentally similar even though prokaryote exhibit wide variety of the shapes and functions। भले ही वो आपके कॉमा शेप्ड हो, भले ही वो आपके स्फेरिकल हो, भले ही वो आपके रॉड शेप्ड हो, ये बेसिलस वाला सेल दिख रहा है ना इस तरीके से हो, भले ही वो आपके स्पाइरल हो, लेकिन इन सारे के सारे जो आपके फंक्शंस होने हैं इनके अंदर वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। भले वो कितनी भी वैरायटी ऑफ शेप्स कंसिस्ट करता हो। All prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma, as I have said earlier। ठीक है, पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि सारे के सारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एक एक्सेप्शन आपको कहीं ना कहीं हमेशा मिल ही जाता है, और यहाँ पे है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। हर जगह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पिछली स्लाइड में बताया था कि कोई किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली आपको प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियस है वो भी कैसी है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली ही है, इसलिए आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली नहीं देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसे ही ओपन में फैला हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। The genetic material is basically naked, not enveloped by the nuclear membrane। ठीक, इधर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चल सकते हैं। ओके, in addition to the genomic DNA, many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA। These smaller DNA are called plasmid। Very important point again। So basically क्या होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस डायग्राम में अगर दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पर एक ना क्लियर सा डायग्राम ही बना देती हूँ तुम लोगों के लिए, सो दैट तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, लेट मी ऐड वन स्लाइड वो है। ओके, सो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। एंड हम दूसरे कलर से, सपोज ग्रीन कलर से, ये हमारी सेल वॉल हो गई। क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। एंड ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की हो गई, ठीक है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, ठीक है। सो ये हमारी तीन एनवेलप हो गई, एनवेलप की लेयर हो गई। अब इसके अंदर हमने बनाना है क्या, मीसोजोम्स बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, मीसोजोम्स। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है। अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से ऐसे फैला हुआ होता है, ठीक है। बेसिकली बीच में फैला है, पर मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ पर साइड में एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसे आप क्या बोलते हो, प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये जेनेटिक का ही, डीएनए का ही पार्ट होता है, जो कि अलग ही अपने आप से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, क्योंकि हम इससे बहुत सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये प्लाज्मिड हो गया। नाउ यहाँ पर आपको राइबोसोम्स भी दिख जाएंगे, ये राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पर,
ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको कुछ इनकर्शन बॉडीज भी देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, इनकर्शन बॉडीज भी देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप ये पूरा फिगर तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे, ये रेड वाला क्या है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर मीजोजोम्स। ठीक है, मीजोजोम्स। यहाँ पे ग्रीन कलर से है आपका सेल वॉल, ब्लू कलर से है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये पर्पल कलर से हो गया आपका कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल, ये ब्लैक कलर से राइबोसोम्स। ओके, एंड ये हो गए आपके क्या, इनकर्शन बॉडी। ठीक। नाउ स्मॉलर डीएनए विच, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड, एंड द प्लाज्मिड कन्फर्स सर्टेन यूनिक phenotypic कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। नाउ एक होता है एफ प्लाज्मिड। ठीक है, एफ प्लाज्मिड, ये जो एफ प्लाज्मिड होता है ना, ये डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द बैक्टीरिया, सेक्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, वेदर ये बैक्टीरिया, अगर जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड होगा ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो रिसीव करता है आपके जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, सो ये आपको याद रखना, मतलब ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट इतना याद रखो कि यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, वन सच कैरेक्टर इज द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। एक ये एफ प्लाज्मिड का फैक्टर हो गया, एक हो गया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके वो जो बैक्टीरियाज है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में ग्रो कर लेते हैं। ठीक, इन हायर क्लासेस दैट इज इन द 12th क्लास ही आप पढ़ोगे कि प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड इन अ मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगी, अपन ने पढ़ लिया। नो ऑर्गेनेली लाइक वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। बता चुकी हूँ किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होगी एक्सेप्ट दी राइबोसोम। राइबोसोम आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे, आपको यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे प्लस आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स अगेन इनकर्शन वाला ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली पूछा जा चुका है या आपको याद रखना है, पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इनकर्शन। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीसोजोम। ये जो मीसोजोम बनाया था ना मैंने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ और क्या करा सकता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब इसी तरीके से आपके कुछ इनफोल्डिंग्स और होंगी जिसमें पिगमेंट्स भरे होंगे। ठीक है, जिसमें पिगमेंट्स भरे होंगे। ठीक, सो इस तरीके से आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक होता है ये प्रोकैरियोटिक का, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज आई हैव सेड। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये सबसे बाहर वाली लेयर होगी कैप्सूल दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स की। फिर आ गया आपका ये सेल वॉल और सबसे अंदर वाली लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड दिख रहा है, ये राइबोसोम दिख रहा है, एंड दिस इज योर फ्लैजेला एंड दिस इज योर फाइली। ओके, नाउ सेल एनवेलप के और उनके मॉडिफिकेशन, अभी यहाँ मेसोसोम के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bound three layer structure, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया डायग्राम में कि ये जो तीन लेयर है, ये जो तीन लेयर है ये बेसिकली एनवेलप होती है। क्या होती है, एनवेलप होती है। ठीक, the outermost is the glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane। यहाँ पर देखो मैंने इसी तरीके से बनाया, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद सेल वॉल और फिर उसके बाद glycocalyx। now although cell layer so although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a
सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव रहता है कि ये एक प्रोटेक्शन कवरिंग का काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब बैक्टीरिया एसी के बेसिस पे 2 ग्रुप्स पे डिवाइड हो जाता है कि उनके सेल एनवेलप का जो बनने का फॉर्मेशन है उसमें क्या डिफरेंस है एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड्स टू द स्टेनिंग प्रोसेस। ठीक है कि वो किस तरीके से स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्स करते हैं, जो रिस्पॉन्स करेंगे और जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है उस हिसाब से। जो स्टेन ले लेते हैं, ठीक है, जो ग्राम स्टेन करके एक स्टेन होता है, जो स्टेन ले लेते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज और जो नहीं ले पाते उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। अगेन वही सारे डायग्राम है यहाँ पे, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। Glycocalyx differ in compositions and the thickness among the different bacteria. It could be loose sheet and a slime layer in which while other is the thick and tough which is the capsule. मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं डायग्राम बता रही थी। तो ग्लाइकोकैलिक्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो लूज़, ठीक है, स्लाइमी जैसा, तो स्लाइम लेयर, और एक टफ रहेगा, कैप्सूल जैसा टफ, ठीक है। The cell wall determines the shape of the cell and provide the strong structural support to prevent the bacterium and bursting or collapsing. ठीक है, तो बेसिकली सेल वॉल का काम क्या है, वो किस तरीके से आपका शेप जो है वो मेंटेन करता है, एक तो ये काम हो गया, प्लस वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो सके और कोलैप्स ना हो सके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आ गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है नेचर में एंड इट इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। इसकी सिमिलैरिटी जो है बनने की कंपोजिशन की वो कुछ कुछ आपके यूकैरियोट से रिजेंबल करती है। ठीक, आई होप ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। Now, a special membranous structure जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मेसोसोम, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell। मैंने बताया इस तरीके से आपके मेसोसोम बनते हैं, इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की बेसिकली। These extensions are in the form of vesicles, tubules और lamellae। ये vesicles के फॉर्म में हो सकते हैं, tubules के फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरीके से vesicles के फॉर्म में हो सकते हैं, इस तरीके से टिब्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं, और इसे और लंबा और पतला कर दूं मैं, दीज आर लैमिलेस। ठीक है। ये हो गया कि आपका वेसिकल, दीज आर योर टिब्यूल्स एंड दीज आर योर लैमिलेस। तो इस शेप में ये मीजोसोम्स देखने को मिलते हैं। अब इनका काम क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कराना, डीएनए रेप्लिकेशन कराना, डॉटर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मीजोसोम रेस्पिरेशन में भी काम करता है। ठीक है, तो ये ना, ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब इनफोल्डिंग हो रही है, कभी भी फोल्डिंग्स जहाँ तुम्हें दिखे वहां पर आप क्या बोलोगे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में विलाइस का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी क्या है, बेसिकली फोल्डिंग्स ही है। तो फोल्डिंग्स क्यों है, क्योंकि वहां पर हमें डाइजेशन, जो हमारा जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इन सरफेस एरिया बढ़ा हुआ मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी कंटेन करता है। इन सम प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली आपको मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा और उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमाटोफोर्स बोलेंगे। इन्हीं मीजोजोम में आपको क्रोमैट पिगमेंट्स जब आ जाएंगे तब आप उनको बोलोगे कि ये क्रोमाटोफोर्स है। ठीक है। ये चीज आपको याद है, क्रोमा क्रोमा वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, ये क्रोमा वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, कलर। ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ये वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। ठीक। ये आपका मेसोसोम जो है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले के फॉर्म में हो सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है, डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। जब सेल जो है, बैक्टीरिया सेल जो है वो डिवाइड हो रही होती है, तब डॉटर सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है।
रेस्पिरेशन कराता है, सिक्रीशन का प्रोसेस कराएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कराएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट इसमें प्रेज़ेंट होता है। एंजाइम्स तो आपकी हर जगह होती है क्योंकि हर सेल में रिएक्शन चल रही है, ठीक है? मेटाबॉलिज़्म की। प्रोकैरियोट्स कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनमें पिगमेंट भी प्रेज़ेंट होता है जिसकी वज़ह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स भी बोलते हैं। तो ये स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बैक्टीरिया सेल्स जो है वो आपके मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दैट इज वो आपके मूवमेंट भी शो कर सकते हैं और मूवमेंट नहीं भी शो कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर वो मोटाइल है तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा। तो ये हमने क्या देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में फिगर में, ये फ्लैजेला प्रेजेंट है। सो बेसिकली फ्लैजेला जो होते हैं वो आपके मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। तो दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। ये चीज याद रखनी है, फ्लैजेला हमेशा अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सेल वॉल से ही अराइज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना है। अगर बैक्टीरिया है फ्लैजेला अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो सेल वॉल से अराइज होगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। अब आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज़ जो है वो उनमें कई मतलब नंबर्स जो होते हैं, किसी में 2 फ्लैजेला हो सकते हैं, किसी में 3 फ्लैजेला हो सकता है। सो इस तरीके से वैराइटीज़ आपके प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? सो अगर मैं बात करूँ आपके इस वाले पॉइंट की, तो थोड़ा-सा अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो यहाँ रहने दो, उधर ही बता देते हैं। ओके, सो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो एक होता है आपका ए ट्राइकस। क्या होता है? ए ट्राइकस, ठीक है? ए ट्राइकस मतलब उसमें एक भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। ए फॉर एब्सेंट एंड ट्राइकस इज अ फ्लैजेला। मोनोट्राइकस, एक होता है मोनोट्राइकस, ठीक है? मोनोट्राइकस मतलब यहाँ पे एक फ्लैजेला निकलेगा, ठीक है? एक होता है एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है? तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, दोनों साइड से एक-एक फ्लैजेला निकलेगा अपोजिट साइड से। एक होता है आपका सिफेलोट्राइकस। क्या होता है? सिफेलोट्राइकस। तो यहाँ पे दोनों साइड से ग्रुप ऑफ फ्लैजेला निकलेंगे, ठीक है? ग्रुप ऑफ फ्लैजेला निकलेंगे बहुत सारे एक ही साइड से। एक होता है पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस, ठीक है? ये पेरिट्राइकस होते हैं आपके कि पूरे हर जगह पे फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, ठीक है? ये फ्लैजेला है, पाइलीज नहीं है। और एक होता है आपका लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक ही साइड पे बहुत ज्यादा बंच पे प्रेजेंट होता है फ्लैजेला, ठीक है? सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नो, बैक्टीरियल फ्लैजेलर इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपके फ्लैजेला होता है वहां पे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होता है आपका बेसल बॉडी और एक होता है आपका हुक, ठीक है? सो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पर आपके ये हो गए, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके, सो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, ये आपकी हो गई क्या, बेसल। यहाँ पर कहीं स्ट्रक्चर दिया है क्या? हाँ, ये देखो। सो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, सो दिस इज योर व्हाट, बेसल बॉडी। क्या है ये? बेसल बॉडी, ठीक है? एंड यहाँ पर जस्ट इनिशियल, ये क्या है? हुक, क्या है? हुक। एंड अदर देन द हुक पार्ट जो भी दिख रहा है तुमको, दिस इज योर फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट, ठीक? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नो, ओके।
द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, अभी देखा काफी अच्छा लंबा पार्ट था फिलामेंट, ठीक है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड बिसाइड फ्लैजिला। आपके फ्लैजिला के अलावा कुछ आउटरोड्स प्रेजेंट होते हैं, वो होती है आपकी पाइली एंड फिम्ब्रे, ठीक है। पाइली एंड फिम्ब्रे ये सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, पाइली और फिम्ब्रे मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते। द पाइली आर द elongated tubular structure made from a special protein जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पाइलिन प्रोटीन, ठीक है। द फिम्ब्रे आर द स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स, ठीक है। तो छोटे छोटे से छोटे छोटे आपके फिम्ब्रे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और पाइली कैसे होते हैं, इलोंगेटेड टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जिसकी वजह से फिम्ब्रे की वजह से थोड़ा ब्रश बॉर्डर जैसा अपीयरेंस आ जाता है। स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन हेल्प टू अटैक द बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये रॉक्स से आपके बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो जाते हैं एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। रॉक से हो गया, होस्ट टिश्यू से हो गया, उनसे अटैच करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन, आपके पाइली और फिम्ब्रे। ओके, सो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पर ये आपके इस तरीके से ये पाइली दिख रहा है, यहाँ पे फिम्ब्रे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन अगर ड्रॉ करें तो जैसे इससे ड्रॉ करते हैं, सो यहाँ पे छोटे छोटे आपको आउटग्रोथ ऐसे छोटे छोटे पूरे उसमें फिम्ब्रे जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्रिसल्स जैसा स्ट्रक्चर। सो आई होप ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। एंड ये वाला जो मैंने तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर कि लोफोट्राइकस क्या होता है, एम्फीट्राइकस क्या होता है, ये चाहो तो लिख लेना, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर वीडियो। राइबोसोम्स एंड इनकल्शन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी बट हाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो यह ध्यान देना। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं राइबोसोम्स उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है। अब इनका साइज कितना है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। ये आपको साइज जो है ये याद रखना है, ठीक है। और इनके पास दो सब यूनिट होती है, एक 50s की और एक 30s की। तो बेसिकली हमारा जो राइबोसोम होता है एक लार्ज सब यूनिट से बनता है और एक स्मॉल सब यूनिट से बनता है, ठीक है। तो जो लार्ज सब यूनिट है वो कितने की है, वो 50s की है, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितने की है, वो 30s की है, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म विच इज प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s इन प्रोकैरियोट, ठीक है। यहाँ पर S इज बेसिकली और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इनको ऐड करने से 70 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना, 70 वैसे भी नहीं आएगा, 80 आएगा। तो 70S जो 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो, और जब आप उसे तोड़ोगे तो एक लार्ज निकलेगा सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट निकलेगा। तो जो लार्ज वाले का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो 50 है और जो स्मॉल वाला है उसका 30 है। तो 70 के फर्दर डिवीजन अगर अपन देखेंगे तो उसमें ये दो लार्ज और सब यूनिट के कोएफिशिएंट स्मॉल सब यूनिट के कोएफिशिएंट देखने को मिल रहे हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रहता है, दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल, अब ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है ये लाइन। मैं बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिल जाएगी जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। सो बहुत सारे सेवरल राइबोसोम्स जो है वो अटैच रहते हैं एमआरएनए से, जिससे आप क्या बोलोगे, पॉली राइबोसोम और पॉलीजोम। नाम से समझ में आ रहा है, पॉली, पॉली का मतलब व्हाट, आपके बहुत सारे, और राइबोसोम्स, ठीक है। सो जब एक ही एमआरएनए पर, ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाए, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, सो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये क्या बनाया है, ये एमआरएनए बनाया है। अब और आपके इनका काम क्या होता है राइबोसोम का, प्रोटीन बनाने का, तो ये एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मार्क कर लेना।
अब आते हैं इम्पल्शन बॉडी पे, तो इम्पल्शन बॉडी पे भी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, क्योंकि जब मैंने नीट का पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से याद है। Reserve materials in the prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of impulsion bodies. So जो भी मटेरियल प्रोकैरियोटिक में रिजर्व होना है, ठीक है, वो आपको इम्पल्शन बॉडीज के फॉर्म में मिल जाएगा। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। सो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि आपके हो गए फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। क्वेश्चन ये था, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट था, मुझे ढंग से तो याद नहीं आ रहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट, बट उसमें जो ऑप्शन सही था वो ये वाला था। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड द पर्पल एंड द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो गैस वैक्यूल्स आपको कहाँ, ये वो वैक्यूल्स है जिसमें बेसिकली आपकी वैरायटी ऑफ गैस भरी होती है। बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर भरी रहती है, तो ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दिख जाएगा, पर्पल में दिख जाएगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दिख जाएगा। So it completes our whole bacteria part, that is your prokaryotic part. I hope prokaryotes का रिविजन आपको अच्छे से हो गया होगा, लाइन एक सीआरटी की एक एक क्लियर हो गई होगी। एंड मैंने जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी कोशिश करी थी इस चीज़ की कि आपको जहाँ पर भी मेन मेन पॉइंट्स जो है वो हो, और जहाँ पर पीवाईक्यूज हो वो सब आए हो, तो पिछले साल को मैं आपको अच्छे से बता सकूँ और मार्क करा सकूँ। सो आई होप आपने ये स्लाइड एंजॉय करी होगी, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना। थैंक यू सो मच।